के हैं, जो कि अब मुझे दिल चाह रहा है कि उनको अब जनती ना कहा जाए, क्योंकि इतने उन्होंने पैसे दुनिया में वंड दिए हैं कि बस जो है, और हमारा हाल देखें आप, दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कोई हमारे से प्यार नहीं है, कोई हमारा ख्याल नहीं कर रहे। जनती साहब तो अब जनती नहीं कहना, बट ट्रूडो साहब कहना है उनको। अच्छा, हाँ जी, ओके, सिर्फ पीएम ट्रूडो, ठीक है जी। अच्छा जनाब, पीएम ट्रूडो साहब जो हैं, उन्होंने वीकेंड के ऊपर जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब, उनके साथ बात की थी और उन्होंने बड़े कंडोलेंसेस अपने दिए उनको, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है हम आपके साथ खड़े हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि बड़ी सख्त तबाही यहाँ पे आई थी, हज़ारों जो हैं वो इंजर्ड हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, तो हम जो है आपको ये सारी असिस्टेंस देते रहेंगे, और जो नेटो की भी ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज जो अगर हम आप तक पहुँचा सके तो हम देते रहेंगे थ्रू कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, और अगर उनकी भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप हमें बताना, हम आपको हेल्प देंगे। अर्दोगान साहब ने बड़ी इनका थैंक यू बोला है, क्योंकि $20 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो कनाडा दे चुका है थ्रू द कंट्रीब्यूशन सप्लाईज ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ इन तुर्की। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप बताएं। इसके अलावा ट्रूडो साहब ने कहा है कि हम और भी आपको जो है फाइनेंशियल एड जो है वो दे सकते हैं। इसके ऊपर अर्दोगान साहब ने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा इन दोनों ने जो नेटो के अंडर इनकी दोनों की कोऑपरेशन और अलायंस है उसके ऊपर बात की, और ट्रूडो साहब ने कहा कि हम अपने एलाइज का ऐसे ही उनके साथ खड़े हैं और उनका ख्याल करेंगे। तो ये इनके बीच में बड़ी अच्छी बातचीत रही। चूंकि अब ये फेडरल गवर्नमेंट की थी तो ये हमें देना पहले ज़रूरी था, लेकिन आज आपको पता ही है फैमिली डे है, तो सबको फैमिली डे की बहुत बहुत मुबारक। और हमारे जो प्रीमियर हैं डक फोर्ड साहब, उन्होंने फैमिली डे की बड़ी मुबारक बातें सारों को दी हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मुझे ख्याल है और मुझे पता है कि आप सब लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं और इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। प्रीमियर फोर्ड साहब ने जो है अपनी भी फैमिली के साथ बड़ी प्यारी एक तस्वीर डाली थी, अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने डाली है, और उन्होंने कहा है जी कि हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हम बहुत सारे स्पेसेस जो हैं वो अब हमने खोले हैं जो बच्चे हैं उनके लिए, ताकि पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और इसके अलावा हम नए रोड्स बना रहे हैं और हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हेल्थ केयर में बहुत कुछ हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़ाहिर है हम ये सारी बातें सुनाते रहे हैं यहाँ पे कि क्या उन्होंने जो है वो किया है। तो वो कहते हैं जी ख़ास तौर पे जो चाइल्ड केयर है हम बहुत ज़्यादा बना रहे हैं अफोर्डेबल, तो इसलिए हर फैमिली जो है 6,000 से 10,000 पर चाइल्ड जो है वो सेव कर सकती है। और हम इसके अलावा ट्रांजिट के ऊपर बहुत सारा स्पेंडिंग कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हर फैमिली का हम ख्याल करते हैं। तो प्रीमियर फोर्ड साहब ने आज ये मैसेज अपना दिया। अच्छा जी, ब्लूर्स जो यंग जो सबवे है टोरंटो का, वो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। इसके ऊपर जो है आज एक सस्पेक्ट को फिर से पकड़ा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसने आज फिर से एक आदमी को जो है वो गिराने की कोशिश की है ट्रैक के ऊपर। धक्का दे दिया उसको जी, धक्का उसको दिया ना, तो वो कूद के वापस आ गया, वो प्लेटफॉर्म पे आ गया, वो वापस आ गया। लेकिन ये अब तीसरा वाकया था, ये तीसरा वाकया था, और इसके अंदर टोरंटो पुलिस कह रही है कि हम नहीं, सॉरी, पकड़ा नहीं है इसको, ये स्टिल एट लार्ज है, ये जो सस्पेक्ट है। तो आज टोरंटो पुलिस ने उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी है। वो कह रहे हैं ये ब्लैक मेल है, और ये ब्लैक डू रैग डार्क जैकेट जो है इसने पहनी हुई है, और ट्रैक पैंट्स पहने हुए हैं। तो अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन हो तो बताएं। लेकिन इसके अलावा टोरंटो पुलिस ने ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और उन्होंने कहा जी कि इससे पहले भी जो 2 वाक़े TTC के ऊपर हुए थे, और वो इसी तरह था कि जो लोग हैं उनको ट्रैक पे फेंकने की कोशिश की थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी को भी इस बारे में पता हो तो आप एनोनिमसली बताएं, पुलिस जाहिर है कि आपका रिवील नहीं करेगा, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं आता है। तो ये अब देखें ना कितनी अब ये मेंटल सिकनेस है, पागलपन है, क्या है कि भाई आप एक बंदे को ट्रैक के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो somebody that you don't know, somebody that you don't know, उसके साथ तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो तुम खाम खा मतलब इज दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन? और अगर फन है तो ये कैसा फन है? क्रेजीनेस है, ये क्या है? मेंटल सिकनेस। हाँ, मेंटल सिकनेस है, वो है। और ये जो है ये जरा दिल जलाने वाली खबर है माजिद भाई। 11 फ्रेंड्स जो डेकेड से लॉटरी लेते हुए आ रहे थे जी, आखिरकार इनका जो एक साथी था डेल बीन ऑफ स्टोनी क्रीक, उसने कहा जी फाइनली हम जो हैं हमने $100,000 जो हैं वो जीते हैं। वो कहते हैं जी कि मैंने ये जो है लोटो मैक्स 649 जो है
वो लिया था। तो फिर जिस वक्त मैं स्टोर पे चेक करने के लिए गया तो मैं शॉक में रह गया कि हमने $100,000 जो हैं वो विन किए हैं बड़े ही अरसे के बाद। हम 11 दोस्त जो थे वो खेलते थे और जो है हमें कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम कभी जीत सकते हैं। तो ये जब पहली बार आया तो मैंने इसको छुपा के रखा इस बात को। मैंने कहा मैं बताऊंगा जब मैं लेने के लिए जाऊंगा ना प्राइस, उस वक्त मैं दोस्तों यारों बाकियों को बताऊंगा। बहरहाल जी इसने फिर दोस्तों यारों को बताया तो ये अब बड़ी खुशी, यानी कि अब हमारा फ्यूचर भी ये है कि एटलीस्ट 10 साल हम लॉटरी लेंगे तो शायद वही जो है 5,000 का हमारा भी कोई निकल आए। नहीं, इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट स्टेप इज बाइंग लॉटरी। एक शख्स था ना कि उसने फर्स्ट टाइम एवर इन हिज लाइफ ही प्लेड and he won millions and millions of dollars. तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल ना उम्मीदी कुफर है। तो आप जो है उम्मीद पे कायम रहे और जी बिल्कुल पैसे खर्च करती रहे। बस करते रहे, चलो ठीक है जी। अच्छा जनाब, यूके के अंदर जो हैं वो चीज़ें और ज़्यादा सीरियस होती जा रही हैं और अब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं हज़ारों की तादाद में इंग्लैंड के अंदर वो स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं और ये तकरीबन जो ये रिप्रेजेंट करते हैं यूके की मेडिकल एसोसिएशन को, जिसके के अंदर 45,000 जूनियर डॉक्टर्स हैं, यानी कि 98% जो इसमें से बंदा है उसने जब इन्होंने बैलेट किया कि आप लोग स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम इसके फेवर में हैं और 72 आवर का ये नेक्स्ट मंथ वॉकआउट करेंगे। वो कहते हैं जी कि 2019 में हमने एग्री किया था गवर्नमेंट के साथ कि 2% आप हमको इंक्रीज दें, लेकिन अब जितनी इन्फ्लेशन हो गई है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस इन्फ्लेशन के अंदर इतना बेतहाशा काम और इतनी कम सैलरी के ऊपर करना। हेल्थ मिनिस्टर जो हैं स्टीव बर्कले वो बड़े सख्त डिसअपॉइंटेड हैं। वो कहते हैं जी कि इन्होंने पहले हमारे साथ जो गवर्नमेंट थी यानी कि उस पहले उसके साथ डील की थी, तो अब ये जो है सही नहीं है कि अब ये दे आर गोइंग बैक ऑन इट। हम बिल्कुल इनके साथ नेगोशिएशन जारी रखेंगे। हमें पता है इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है और अफोर्डेबल डील एक बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको स्ट्राइक पे जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जी जो यूनियन है उसने कहा जी कि ना सिर्फ ये कि आपने हमारा कभी ख्याल नहीं किया बल्कि 2008 में 25% पे जो थी जूनियर डॉक्टर्स की उसमें कट किया था। तो उसने डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा, ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इनको एक तो डीमोरलाइज किया था। एंड ये एक नया सर्वे आया था इंग्लैंड में, उसमें ये बताया गया था कि 4 in 10 जूनियर डॉक्टर्स वर थिंकिंग ऑफ लीविंग देयर जॉब। और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं ये दे आर सो इम्पोर्टेंट। ये जूनियर डॉक्टर्स, नाम इनका जूनियर डॉक्टर्स है मगर ये इतने इम्पोर्टेंट है कि सीनियर डॉक्टर्स जो है इनके बगैर कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल माजिद भाई, ये बेचारे जूनियर सिर्फ इसलिए हैं कि ये अभी 2 या 3 साल पहले ये पढ़ के आए हैं और एक सीनियर डॉक्टर के अंडर काम करते हैं, विच डजंट मीन कि ये डॉक्टर्स नहीं हैं। ये डॉक्टर्स हैं और ये बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अगर ये स्ट्राइक पे चले गए तो सारा सिस्टम शट डाउन हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो सीनियर डॉक्टर है वो तो सिर्फ अब बहुत सीरियस कोई मसला होता है तो उसको सुनता है वो। सही बात। तो वो तो अब ये नहीं होता कि वो डेली बेसिस पे अब वो हॉस्पिटल आती है। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ये हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उनकी NHS उसको ये ज़्यादातर रन करते हैं। तो ये अगर ऐसे होएगा तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। बहरहाल इंग्लैंड की हालत ख़राब है। बेशुमार लोग जो हैं, बेशुमार यूनियंस स्ट्राइक के ऊपर हैं, जाती रहती हैं, आती हैं फिर जाती हैं और ऐसे। अच्छा जी, ये सुबह के वक्त एक न्यूज़ आई कि बाइडन साहब जो हैं अचानक एक सरप्राइज विजिट पे पहुंच गए यूक्रेन में और जो उनके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनसे मिले। लेकिन वाइट हाउस ने कहा जी कि नहीं, हमने इनको बताया था कि जो बाइडन साहब है वो आ रहे हैं। बहरहाल एनीवेज अब ये वहाँ पे हैं और इन्होंने कहा जी कि हम जो बड़ी इन्होंने सख्त जो है बाइडन साहब ने एक अपनी स्पीच दी है और उन्होंने कहा है जी कि रशिया ये समझ रहा था कि हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, यूक्रेन के साथ हम खड़े नहीं रहेंगे और हम जो है कोलैप्स कर जाएंगे, नेटो जो है यूनाइटेड नहीं रहेगा। तो अब शायद उसको समझ आ गई होगी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 साल गुजर गया है और फिर भी हम सब लोग यूनाइटेड खड़े हुए हैं। और ये इसमें आप देख सकते हैं कि जो हम इस कमरे में खड़े हुए हैं, दिस इज टेस्टामेंट कि हम सारे जो हैं वो इकट्ठे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि USA बिल्कुल आपके जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको सेव करने के लिए आपको और आर्म्स और क्रिटिकल इक्विपमेंट और मिलिट्री एम्यूनिशन और एंटी आर्मर सिस्टम, एयर सर्वेलेंस, रेडार्स और इस तरह की चीज़ें आपको देता रहेगा। तो ज़ेलेंस्की साहब ने ज़ाहिर है कि उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप यूक्रेन को ये सारा असला देते रहें ताकि हम अपनी जो है वॉर रशिया के ख़िलाफ़ लड़ें। अच्छा, अब जो है इसके ऊपर बड़ी लहदे हो गई है। अच्छा, इस विज़िट के ये विज़िट जब हुआ है
तो कहते हैं कि शायद ये बाइडेन साहब ने, चाइना ने जो एतराज किया है उसके रिएक्शन में ये गए हैं यूक्रेन। अच्छा, चाइना ने जी बड़ा डिनाउंस किया है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब हैं उन्होंने एक बड़ा खराब जो है बयान दिया। अच्छा, पहले तो हम बता दें कि ब्लिंकन साहब ने क्या कहा है। ब्लिंकन साहब ने सीबीएस को एक इंटरव्यू देते हुए, वहां पे आपको पता ही है कि बर्लिन के अंदर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वहां पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमारा बड़ा कंसर्न है कि चाइना जो है वो रशिया को बड़े लीथल इक्विपमेंट दे सकता है। उसके ऊपर इन्होंने, चाइना ने बड़ा रिएक्शन किया है। आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है चाइना के, वांग वेनबिंग, उन्होंने कहा है जी कि यूएसए नॉट चाइना कॉन्स्टेंटली वेपन्स जो है वो यूक्रेन को दे रहा है, जिसकी के वजह से इस वॉर के अंदर जो है वो तेजी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि यूएस अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करे, ना सिर्फ ये कि वो इस सिचुएशन को एग्रेवेट कर रहा है, बल्कि उसको चाहिए था कि वो पीस और डायलॉग जो है वो प्रोमोट करता, और यूएस शुड स्टॉप शिफ्टिंग ब्लेम। और ये जो झूठी किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाता जा रहा है यूएसए, इसको बंद करने की जरूरत है। तो चाइना ने इसके ऊपर कहा कि जी हम कभी भी ये जो यूएस की जो फिंगर पॉइंटिंग है, ये जो हमारे साइनो रशियन टाइज है, उसके ऊपर हम कभी भी बर्दाश्त करेंगे। और चाइना ने हमेशा से जो है वो इक्विपमेंट दिया है जो कि नॉन लीथल है रशिया को। तो इन्होंने, वैंग वेनबेन साहब ने कहा कि हमारी ये जो दोस्ती है नॉन अलाइनमेंट और नॉन कन्फ्रंटेशनल है, तो इसके ऊपर यूएसए को जरा सोचना चाहिए बयान करने से पहले। तो ये चीज़ें जो हैं जनाब दिन ब दिन भड़कती जा रही हैं चाइना और यूएसए के बीच में। इसके अलावा जी यूएसए ने एयर एक्सरसाइजेस की हैं साउथ कोरिया और जापान के साथ, और उसकी वजह ये है कि ये जो नॉर्थ कोरिया है उसने फायर किया था हवासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उसके होते हुए फिर ये जो हैं साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उन्होंने कहा जी कि हम यूएसए और जापान के साथ मिलके ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसमें कि हम नॉर्थ को बताना चाहते हैं कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं और हम कितने रेडी हैं तुम्हारे किसी भी अटैक के लिए अगर तुम करते हो। और जो है यूएस की आयरन क्लैड कमिटमेंट ये शो करता है कि वो हर हाल में कोरियन पेनिनसुला जो है उसको डिफेंड करेगा। इसके साथ साथ जो जापान है उसने भी अपने F-15 फाइटर जेट्स जापान सी के ऊपर उड़ाए, और यूएस जो था उसके B-1 बॉम्बर्स और F-16 तैयारे जो थे वो इस इलाके में फिरते रहे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इनको बड़ा वार्न किया है, उन्होंने कहा कि आपको ये फौरन एक्सरसाइजेस स्टॉप करनी चाहिए और हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश ना करो, हम और फिर इस तरह के जो हैं वो मिसाइल्स लॉन्च करेंगे। तो अब ये काफ़ी जो है चीज़ें भड़कती जा रही हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं 2 साल से अपने ओहदे पे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये तुर्की गए हैं। वहाँ पे जो है इन्होंने वो सारे एरियाज़ जो थे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के अंदर ये टूर ले रहे थे, स्पेशली हैते का एरिया जो प्रोविंस है उसके अंदर, जहाँ पे के February 6 में अर्थक्वेक आया था अलॉन्ग विद नॉर्दर्न सीरिया। और इन्होंने आज फिर से जो टर्की है उसके लिए $100 मिलियन की एड जो है वो अनाउंस की है, और उन्होंने जो है वो रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, तुर्की ने तो अनाउंस कर दिया कि हम रेस्क्यू एफर्ट्स अब ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अब जो है मुश्किल वक्त आएगा क्योंकि अब रीबिल्ड करने का टाइम आएगा। इससे पहले बाइडन साहब ने $85 मिलियन की जो एड थी वो तुर्की और सीरिया के लिए अनाउंस की थी, जब पहली बार February 6 को ये अर्थक्वेक आया था, जिसमें कि अब तक दोनों कंट्रीज़ में 46,000 लोगों की डेथ्स जो है वो हो चुकी है। इसके अंदर ना सिर्फ यूएसए ने एड बल्कि उसने सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भेजी थी, मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट और बहुत सी चीजें भेजी थी। ब्लिंकन साहब जो हैं आज इनकरलिंक एयर बेस से बात कर रहे थे हेलीकॉप्टर का टूर लेने से पहले, और ये एक जॉइंट यूएस टर्किश फैसिलिटी है जो कि कोऑर्डिनेट कर रही है, ये सारे का सारा जो एड का सामान आ रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिजास्टर एरियाज के अंदर। और अब उन्होंने कहा जी कि हम एक और एडिशनल भी आपको एड देंगे विच विल इंक्लूड $50 मिलियन इन इमरजेंसी रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन फंड, और 50 मिलियन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए आप यूज़ करेंगे। यानी कि ये जो अभी 100 मिलियन उन्होंने किया उसमें से 50 इमरजेंसी के लिए और 50 ह्यूमैनिटेरियन के लिए। वेरी गुड जेस्चर। हाँ जी, वेरी गुड जेस्चर। ये जो है ये करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो है अमेरिका के अंदर कॉन्स्टेंटली शूटिंग्स जो है वो चल रही हैं, और अब एक मार्डी ग्रा की एक हो रही थी, परेड हो रही थी न्यू ऑरलीन्स में, और उसमें जो है एक आदमी की डेथ हो गई है और 4 लोग जो हैं वो वुंड हुए हैं। इसके अंदर सस्पेक्ट जो है उसको फौरन पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है।
ये जो विक्टिम्स थे इसमें से 3 मेल्स थे, 2 फीमेल्स थे, इनमें से एक बच्ची भी थी और इन सबको रश किया गया था हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि एक जो मेल विक्टिम था उसकी डेथ हो गई थी। और शूटिंग जो थी वो टूरिस्ट पैक्ड फ्रेंच क्वार्टर के अंदर हुई थी, जहाँ पे के लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, तो इसीलिए वहाँ पे परेड भी टेम्परेरी रोक दी गई थी। आज सुबह फिर से एक बार एक और शूटिंग हुई है जिसके के अंदर 3 लोगों की डेथ हुई है इंक्लूडिंग एन इन्फेंट। 3 लोग जो हैं हर्ट हुए हैं। शिकागो का जो इंटरस्टेट हाईवे नियर 111th स्ट्रीट जो है उसके पास ये एक और हुआ है। इलिनॉय पुलिस ने इसकी डिटेल्स देते हुए कहा है जी कि ये एक आदमी इसमें से जो है एक की डेथ हुई है और जो है सॉरी एक आदमी की इन्होंने आइडेंटिटी रिवील की है। उन्होंने कहा जी उसका नाम था अमारा हॉल। जो 3 की डेथ हुई है ये आज सुबह, और उसमें से बाकी 2 की उन्होंने डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन सस्पेक्ट अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसकी तलाश पुलिस को है। तो ये फिर से आज वहाँ पे बातचीत हो रही है कि भाई आप कब गन कंट्रोल्स करेंगे, कब ये चीज़ें रुकेंगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पे शूटिंग्स चल रही हैं। बांग्लादेश के अंदर आज काफ़ी शोर मचा है जी, क्योंकि बांग्लादेश का जो वाहिद न्यूज़पेपर था जो अपोजिशन की पार्टी चलाती थी, दैनिक दिनकाल, उसको भी अब शट डाउन कर दिया गया है। और ये अब काफ़ी यूएस और बाकी कंट्रीज़ का काफ़ी इसके ऊपर रिएक्शन है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद हैं ये काफ़ी ये लोग सॉरी शेख हसीना जो है हाँ शेख हसीना वाजिद जो है ये काफ़ी अथॉरिटेरियन अपना सिस्टम यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रही हैं। ये वो न्यूज़पेपर था और बंगाली लैंग्वेज का कि जिस वक्त दूसरे जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड न्यूज़पेपर्स हैं वो बातें नहीं लिखते हैं जो कि जनता को बड़ा परेशान करती हैं, तो ये वाहिद न्यूज़पेपर था जो कि उसके बारे में लिखता था। और इनको हुक्म दिया गया था वैसे तो December 26 को कि आप अपने ऑपरेशन शट डाउन कर दें, लेकिन इन्होंने जो है उन्होंने कहा जी कि हमने प्रेस काउंसिल से कहा था कि भाई जो कि हेड करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, तो हमने उनसे कहा था कि नहीं हमें अपने ऑपरेशंस जारी रखने दें, लेकिन आज इनको कहा गया कि कंप्लीटली हॉल्ट कर दें आप अपनी प्रिंटिंग और अब आप बिल्कुल जो है ये प्रिंट अपना न्यूज़पेपर नहीं करेंगे। तो ये फिर से ये कहा जा रहा है कि जी एक और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस को ख़त्म किया जा रहा है। इरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है हुसैन अमीर अब्दुल्ला वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं हिंदुस्तान से, और उन्होंने कहा जी कि मैं ये जो रेसिनिया का जो डायलॉग होने वाला था हिंदुस्तान के अंदर नेक्स्ट मंथ, अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, हालांकि ये स्केड्यूल्ड थे वहां पे जाने के लिए। नसर कनानी जो हैं उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि फॉरेन मिनिस्टर हुसैन जाने वाले थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कॉन्फ्रेंस के उन्होंने एक वीडियो सर्कुलेट की है जिसके के अंदर ईरान के अंदर प्रोटेस्ट दिखाए जा रहे हैं, जो कि आपको पता ही है कि वो जो कहा जाता है अलेजडली महसा अमीनी जो कि पुलिस की कस्टडी में जिसकी डेथ हो गई थी सितंबर में लास्ट ईयर, तो उसके बाद ये लड़कियां सारी जो हैं ये सड़कों पे और दूसरे लोग भी स्टूडेंट्स यंग जो हैं लड़के लड़कियां सब बाहर आ गए थे। और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि औरतें अपने बाल काट रही हैं और हिजाब अपने उतार रही हैं एज अ प्रोटेस्ट टू द इरानियन रजीम। तो इसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हुसैन साहब जो वहाँ पे जाने वाले थे, नसर साहब ने बताया कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वाले जो कि बहुत लीडिंग पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को दुनिया से बुला रहे थे, लेकिन अब हम इसमें नहीं हिस्सा लेंगे क्योंकि इसके में जो है ईरान के इंटरनल अफेयर में बिला वजह जो है ये इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है और ये इंतहाई अनप्रोफेशनल एक्शन है। इससे पहले भी ईरान को काफ़ी स्नब मिला है। ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बर्लिन में हो रही थी फरवरी 17 से 19 के बीच में, उसमें भी किसी भी इरानियन ऑफिशियल को इनवाइट नहीं किया गया कि वो अपनी बात रख सकता, बल्कि जो अपोजिशन के मेंबर्स थे जैसे कि ईरान के जो लेट किंग थे जो रज़ा शाह पहलवी, उनके बेटे को बल्कि जगह दी गई कि वो जो है स्टेज पे बात करें और गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव ना करे। तो काफ़ी ईरान जो है वो अब इसके ऊपर खफा है। हिंदुस्तान के अंदर जी जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर हैं थी महमूदा मुफ्ती साहिबा, वो बड़ी नाराज़ हैं और उन्होंने आज एक लेटर लिखा है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को, और उन्होंने कहा है कि मेरा और मेरी बेटी का पासपोर्ट जो है उसको रिन्यू करने के लिए आपको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी कि
ये जो आर्बिट्रेरी रिजेक्शन है हज़ारों ही जर्नलिस्टों, स्टूडेंट्स और हम जैसे लोगों के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस जो श्रीनगर में और पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पिछले 3 साल से डिले कर रहा है, और मुझे और मेरी बेटी को भी और मेरी माँ के लिए भी वो लोग जो हैं पासपोर्ट्स नहीं बना रहे हैं। इससे पहले लास्ट वीक इनकी जो बेटी इल्तिजा है उन्होंने भी एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली थी, और उन्होंने कहा था कि मुझे फ़ौरन पासपोर्ट का रिन्यूअल चाहिए क्योंकि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, और ये मैं जो है मेरी एप्लीकेशन जून 2022 से डिले की जा रही है। महमूदा मुफ्ती ने इसके अलावा ये कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी माँ के साथ मक्का जाना चाहती थी हज के लिए, और 80 इयर्स उनकी एज है, लेकिन मैं जा नहीं सकती हूँ। मार्च 2021 से हमने ये अर्जी डाली गई है, लेकिन हम दोनों के पासपोर्ट्स जो हैं अभी तक नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए मैं एस जयशंकर साहब को कहती हूँ कि आप इसके ऊपर बात करें, और अगर मेरे जैसा बंदा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था उसका काम नहीं किया जा रहा है, तो जो ऑर्डिनरी कश्मीरी बच्चा है उसको कितनी मुसीबतों का सामना है उसका अंदाज़ा आप खुद लगाएं। तो ये काफ़ी जो है जी, इसके ऊपर आज फिर से शोर मचा। एक रिपोर्ट आई है जी, कश्मीर मीडिया सर्विस वालों ने निकाली है, और उन्होंने कोट किया है इंडिया का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को, और उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक औरत हर 16 मिनट के अंदर रेप होती है, और हर 30 आवर्स में एक औरत गैंग रेप होती है इंडिया के अंदर। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं जी कि औरत जो है उसको अभी भी सेकंड क्लास सिटीजन इस मुल्क में समझा जाता है, और माइनॉरिटीज़ जो हैं जैसे कि मुस्लिम्स, दलित और क्रिश्चियन औरतें जो हैं उनके अंदर डिप्रेशन है, क्योंकि उनको हर जगह के ऊपर ह्यूमिलिएट किया जाता है। दिल्ली जो है वो अनसेफेस्ट सिटी है फॉर विमेन इन इंडिया, और ये इट हैज़ बिकम वर्ल्ड्स रेप कैपिटल, और कोलकाता जो है वो लीस्ट जो है अनसेफ है मुल्क के अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि क्राइम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो औरतों के खिलाफ जो हैं बहुत ज़्यादा राइज कर गए हैं, और ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर के अंदर रेप जो है उसको एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि 2020 के अंदर ये रिपोर्ट किया है इंडिया के नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कि 77 रेप केसेस जो थे ऑन एवरेज हर रोज़ होते थे। एज अ रिज़ल्ट 85,392 केसेस जो थे वो रिपोर्ट किए गए थे, और ये वो केसेस हैं अगर उन्होंने कहा जो रिपोर्ट किए जाते हैं, जो अनरिपोर्टेड हैं, क्योंकि अभी भी ये टैबू है और लोग डरते हैं कि उनकी बच्चियां बदनाम ना हो जाएं, तो इसलिए वो बताते नहीं हैं। और ये केसेस जो थे ये काफ़ी कम थे 2020 में और 2019 में, और अब जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। सही। लाहौर हाईकोर्ट ने जी इमरान खान को एक केस के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दी है, जो कि उनके खिलाफ इस्लामाबाद में डाली गई थी, लेकिन सेकंड जो उनकी प्ली थी जिसमें कि उन्होंने बेल मांगी थी, जो कि थी कि ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो उनके कुछ वर्कर्स ने हल्ला किया था, उसको अब डिपोज कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो विड्रॉ कर ली अपनी पिटीशन। ये जो थी काफ़ी आज इमरान खान साहब को मुश्किल हुई लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए, क्योंकि इनका टाइम जो था वो 6 PM था, लेकिन इतने बेतहाशा लॉयर्स और सपोर्टर्स कोर्ट रूम के बाहर थे कि 7:30 तक ये नहीं पहुंच सके। बहरहाल जब ये पहुंचे फाइनली, हालांकि ये कोर्ट प्रेमिसेस में थे उसी वक्त जब इनको कोर्ट ने बुलाया था, लेकिन ये कोर्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकते थे। इनके साथ थे फवाद चौधरी, असद उमर, महमूद कुरैशी और आजम सवाती। और उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले ARY न्यूज़ पे बात करते हुए कुरैशी साहब ने कहा था कि हज़ारों लोग ही कोर्ट के बाहर होंगे और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं। तो उसके बाद जो है कुछ जो है सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा लग गया इनको कोर्ट के अंदर पहुंचते हुए। और बहरहाल जी फिर ये जब केस शुरू हुआ तो एक में इनको प्रोटेक्टिव बेल मिली और दूसरा इन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी पिटीशन। तो जब ये वहाँ पे कोर्ट के अंदर एंटर हुए तो इनके ऊपर फूल की पत्तियां जो हैं वो फेंकी गई और लोगों ने बड़े इनके हक में नारे लगाए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जी आज यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया है, खुद से डिसीजन लेके, कि अप्रैल 9 को KP के अंदर और पंजाब के अंदर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो हैं राजा सिकंदर राजा, उनको मैंने इनवाइट किया था और उनको कहा था कि आप जो है एक प्लान बनाएं और आप इन 2 सूबों में जिसको कि डिज़ोल्व कर दिया था, जिनकी असेंबलीज इमरान खान के ऑर्डर पर उन्होंने अपने 5 ईयर टर्म पूरी नहीं की थी, उसको आप आके मेरे साथ कंसल्ट करें और इलेक्शन का एक डेट दें, जिसको कि ECP ने इलेक्शन कमीशन ऑफ
पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आज इसके ऊपर बात करते हुए प्रेसिडेंट एलवी ने कहा कि अंडर सेक्शन 57(1) नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्लान ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 और अंडर ओथ ऑफ आर्टिकल 42 मैं जो है ये इसको इलेक्शंस को कॉल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि अप्रैल 9 को पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस होंगे। मगर अगर उसको इलेक्शन कमीशन जो है अगर उसको रिजेक्ट कर देती है इस बात को, लेकिन वो कह रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जो है अपनी पावर को यूज करते हुए आई एम डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन इट इज गोइंग टू गो टू द कोर्ट्स। हाँ हाँ, तो कोर्ट्स में जाएगा ये और कोर्ट्स में फिर मामला चलता रहेगा। हाँ, लेकिन वही तो कोर्ट्स कहती हैं ना, कोर्ट्स भी तो यही रो रही हैं, हमने काफी रगड़ा है कोर्ट्स को भी, लेकिन कोर्ट्स भी तो यही कह रही हैं कि पार्लियामेंट के मसाइल जो है आप पार्लियामेंट के अंदर हल किया करें, हर चीज को कोर्ट में ना लेकर आए। हाँ। लेकिन जाहिर है जब डेडलॉक हो जाएगा तो फिर कोर्ट में जाएगा ये सारा। हाँ, कोर्ट में जाएगा जी। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब ने आज एक लेटर लिखा है सीजेपी उमर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल साहब को और दूसरे जजेस को, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो बार बार आती जा रही हैं, लीक होती जा रही हैं वीडियोस पे वीडियोस, और ये भी आपको पता है कि वीकेंड के ऊपर भी ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी उनकी जो बात सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर के साथ हो रही थी वो भी सोशल मीडिया के ऊपर लीक की गई थी, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ा रिएक्शन शो किया था। तो वो कह रहे हैं कि ये बार बार सारी जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये इसमें आप एनफोर्स करें, कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक प्रिवेसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 14, क्योंकि ये कौन लोग हैं जो कि कॉन्स्टेंटली लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन इंक्लूडिंग जो पीएम होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसके अंदर ये किसने ये सर्वेलेंस सारी लगाई हुई है और ये कैसे ये पॉलिटिकल लीडर्स की कॉन्वर्सेशंस जो हैं उनको टैप किया जा रहा है और ये सामने लाया जा रहा है, और इसके अंदर लोग जो हैं फिर काफ़ी सफ़र करते हैं। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया आज सेनेटर आज़म स्वाति का कि उनकी वाइफ इतनी नेक खातून है, उनकी और उनकी वाइफ की जो सारी वो चीज़ें हैं वो सामने लाई गई। तो ये कौन लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है वो प्रिवेसी के ऊपर बड़ा सख्त है, तो आप उसको एनफोर्स करें। तो अब देखेंगे जी उमर अता बंदयाल साहब जो हैं क्या करते हैं, इसके ऊपर देखेंगे। अच्छा जी, शाहरुख खान साहब जो हैं वो पठान की सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आज उन्होंने अपने फैंस को कहा कि भाई मैं बहुत ही अरसे से आस्क शाहरुख खान जो था वो चलाता था, तो अब 15 मिनट के लिए आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई भद्दी लैंग्वेज यूज़ मत करना। तो अच्छी अच्छी स्वीटर किस्म के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो एक फैन ने कहा कि बॉलीवुड के अंदर नेक्स्ट बिग थिंग क्या है जब आप रिटायर हो जाएंगे? तो शाहरुख खान साहब ने कहा मैं तो कभी भी रिटायर नहीं होऊंगा, आपको मुझे फायर करना पड़ेगा, और मे भी अगर आप फायर भी कर देंगे तो आई विल कम एज स्ट्रॉन्गर एंड हॉटर। और फिर एक फैन ने उनसे पूछा कि अच्छा आपका नॉन शाहरुख खान के मूवी के से एक यानी कि आपकी अपनी खुद की मूवी के अलावा आपका कौन सा एक फेवरेट सीन है? तो उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन साहब का अमर अकबर एंथनी में जो एक सीन था वो मेरा बड़ा फेवरेट है। फिर उन्होंने कहा जी कि आपको ऐसा कोई वाकया याद है जिसने आपको बड़े अरसे तक जो है आप बिलीव करते रहे कि ऐसा ही होता होगा? उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसा कोई मैं रिमेंबर नहीं करता, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं 2 बड़े आर्यन और सुहाना, उनको लगता था कि सारी दुनिया टीवी के लिए या फिल्म के लिए काम करती है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त जो थे उनको वो टीवी के ऊपर ही देखते थे या फिल्म में ही देखते थे, तो उनको लगता था सारी दुनिया इसी जगह पे काम करती है और किसी जगह पे काम नहीं करती है। इसके अलावा जनाब जो पठान की खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। अब पता नहीं फिल्म में क्या था, मुझे तो सिवाय एक्शन के कुछ खास नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल जी बड़े दीवाने हैं शाहरुख खान साहब के और बड़े अरसे के बाद आए और शायद जो उनको रगड़े दिए गए उसकी वजह से। तो पठान हैज़ क्रॉस्ड 1000 करोड़ 1000 करोड़ इंडियन रुपीस वर्ल्ड वाइड जो है ये कलेक्शंस इसकी हो चुकी हैं। सिद्धार्थ आनंद ने इसको डायरेक्ट किया था और मुल्क के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 500 करोड़ का जो क्लब है उसके अंदर यानी हिंदुस्तान में 500 करोड़ इसने कमाए हैं, दुनिया में 1000 करोड़ कमाए हैं। और इतना ज़्यादा रश था और डिमांड थी इस वीकेंड के ऊपर भी कि लोगों को वहाँ पे अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ा, यानी कि उन्होंने बहुत सारे सेरी के भी जो है वो शोज़ चलाए तो और स्क्रीन्स भी ज़्यादा खोली, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 10 को इजाज़त दी गई थी तो फिर 15 खोलनी पड़ी और जो है वो तो जनाब ये तो बड़ी दबादब चल रही है अभी भी देख रही है। हालांकि आप देख लें 26 कितने वीक्स हो गए हैं, 26 वीक्स हैं, कितने वीक 16 हफ्ते हो गए हैं कि कितने हो गए, काफ़ी दिनों से चल रही है, तो ये अभी तक चलती जा रही है। और जनाब दादा साहब फाल्के अवार्ड्स हुए हिंदुस्तान के अंदर और उसके अंदर आलिया भट्ट जो हैं उनको जो है गंगूबाई काठियावाड़ी का जो उन्होंने रोल किया था संजय लीला भंसाली के
लिए, उसके ऊपर उनको बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड दिया गया है। ये जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, इसके अंदर रेखा साहिबा को भी एक स्पेशल दिया गया अवार्ड, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री। तो इन दोनों की जब मुलाकातें हुई तो रेखा ने इनको गले लगाया, इनको किस किया। इनके अलावा आलिया भट्ट के जो हस्बैंड हैं रणवीर कपूर, उनको भी ब्रह्मास्त्र के लिए शिवा का जो रोल उन्होंने किया था उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया, लेकिन वो सिटी में नहीं थे तो वो अपना अवार्ड नहीं ले सके। और जनाब आज ट्विटर काफ़ी पागल हुई है। उसकी वजह यह है कि नेटफ्लिक्स ने कहा है कि ये जो टीवी सीरीज़ संजय लीला भंसाली बना रहे हैं हीरा मंडी के ऊपर, ये जो कोर्टिजन्स हैं लाहौर की, उनके ऊपर, तो उसके ऊपर जो है उसके लिए वो नेटफ्लिक्स वाले, आज तक तो आपको पता ही ना फिल्में बनाते थे और दिखाते थे अपने उसके ऊपर, अब ये एक टीवी सीरियल जो है ये संजय लीला भंसाली का दिखाएंगे। इनकी जो कास्ट है उसके अंदर नजर आ सकती हैं मनीषा कोइलारा, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्डा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख। और ये जो है लाहौर की हीरा मंडी जो रेड लाइट एरिया है उसके ऊपर है। संजय लीला भंसाली ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं पिछले 14 साल से सोच रहा था इसके ऊपर मूवी बनाने के लिए। इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बड़ी कंपेलिंग है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रियल कैरेक्टर्स जो हैं उनको पोर्ट्रे करें और उनकी औरतें वहाँ पे जो हैं उस रेड लाइट एरिया में उनके इमोशंस जो हैं हम दिखाएं। दे आर क्वींस इन देयर ओन राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं टू ब्रिंग देम टू लाइफ विद मॉडर्न अप्रोच। वो कहते हैं जी कि ये अब तक का हिंदुस्तान का में मेरा सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट प्रोजेक्ट होएगा, और इसका स्केल इंतहाई ह्यूज होएगा जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होएगा। लेकिन अभी तक इन्होंने रिलीज डेट नहीं बताई, लेकिन जब से ये तस्वीर आई है संजय लीला भंसाली की इस अनाउंसमेंट के साथ लोग बड़े पागल हुए हैं। तो हाँ, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हीरा मंडी की स्टोरी क्या है, क्योंकि ज़रा इंडिया में तो किसी को नहीं पता, पाकिस्तान में पता है लोगों को, तो अब वो देखना चाहते हैं। एंड जनाब इंग्लैंड जो है उसने बड़ी बैशिंग दी न्यूजीलैंड को, 267 रन से पहला टेस्ट जो हो रहा था एट बे ओवल उसको जीता। फर्स्ट टेस्ट में इनकी जो ये विन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये हुई है 2008 के बाद। इसके अलावा भी इन्होंने 11 में से 10 मैचेस जो हैं वो जीते हैं जब से ब्रैंडन मैकलम और स्ट्रोक्स जो हैं इनके कोच और कैप्टन बने हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड जो है उसकी फर्स्ट इनिंग में 325 फॉर 9 डिक्लेयर था। इसमें ब्रुक ने 89, डकेट ने 84, वैगनर ने लिए थे 4 विकेट्स फॉर 82। न्यूजीलैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 306, जिसमें के ब्लंडल 138, कॉनवे 77, रॉबिन्सन ने ली थी 4 विकेटें फॉर 54 और जे एंडरसन ने 3 फॉर 36। इसके अलावा इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग्स में बनाए 374, रूट ने बनाए 57, ब्रुक 54, फर्क्स 51 और टिंकनर जो था उसने 3 फॉर 55 विकेट्स ली और 3 विकेट्स फॉर 55 और ब्रेसवेल ने 3 विकेट्स फॉर 68। और न्यूजीलैंड को इन्होंने पैक कर दिया 126 रन पे। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ये मैच हो रहा था, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया के साथ खेल रहा है, हाँ जी। तो इनको 126 पे सेकंड इनिंग में इन्होंने पैक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है जी वो हिंदुस्तान में हमायूं के जो मकबरा है उसको देखने के लिए और इंडिया के अंदर दूसरी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको देखने के लिए ये निकले हुए थे और हिंदुस्तान में आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता ही है 4 मैच टेस्ट सीरीज खेलेगा और उसके बाद जो है 3 ODIs खेलेगा। हालांकि इनको बड़ी सख्त बैशिंग मिली है इंडिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो फर्स्ट टेस्ट में उसको डिफीट हुई थी 1 इनिंग्स एंड 132 रन से और सेकंड में 6 विकेटों से हारी थी। अब जो थर्ड मैच है इनका टेस्ट मैच जो है वो 1 मार्च को है और फिर लास्ट जो है वो मार्च 9 को है और उसके बाद ये ODIs खेलेंगे। लेकिन इसके बावजूद दिल वड्डा करके ये आज कल परसों जो भी घूमने फिरने निकले। उन्होंने कहा चलो जी हारते गए हैं, उन्होंने इंडिया ही फिर लिए और तो कोई कम सड़ा रह नहीं गया। इसमें उनकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, काफी नीचे आएगी। बहुत अच्छी टीम थी ये और दुनिया तो बड़ी हैरान है। आज तो सब लोगों ने वाह वाह किया है इंडिया की परफॉर्मेंस पे, जो कमाल इन्होंने किया है। रमीज राजा साहब इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और लोग भी। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी साहब जो है उन्होंने बड़ा एतराज किया वसीम अकरम साहब के ऊपर और वह बड़ा ऑब्वियस ही आपको पता ही है कि कराची किंग्स जो हैं वो बैक टू बैक 3 मैचेस हार चुके हैं और इनको मेंटर करते हैं वसीम अकरम साहब। ये जो PSL के मैचेस चल रहे हैं अभी, उन्होंने कहा जी कि शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि वसीम अकरम साहब को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने की ज़रूरत है और उनको किंग्स को टाइम देने की ज़रूरत है और ये पॉसिबल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वो टीम को मेंटर करें। ये पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म नहीं है और किंग्स जो हैं उनके पास बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको वापस आना चाहिए और आके उनको यहाँ पे आके उनको कोचिंग करनी चाहिए। ये नहीं होता कि एक टीम बनी हुई है, प्रिपेयर टीम है, उसको
को बस आप वहां से बैठ के कोच कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। मगर चौथा गेम तो वो जीत गए कराची वाले। चौथा जीते ना, 3 तो हारे ना बैक टू बैक, तो उसकी वजह से दैट्स राइट। और जनाब बाबर आजम साहब जो हैं आज उन्होंने बड़ी तारीफ की है जो ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं रिकी पॉन्टिंग साहब की, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग साहब ने उनकी बड़ी तारीफ की। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि बाबर आजम का जो बेस्ट फॉर्म एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन जो है अभी येट टू कम है, अभी आएगा। तो बाबर आजम जो है He's very young right now, अभी बहुत यंग है अभी तो रिकी पॉन्टिंग ने इनकी बड़ी तारीफ की है। तो इसके ऊपर बाबर आजम ने कहा जी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, एक लेजेंडरी प्लेयर लाइक रिकी पॉन्टिंग अगर मेरी तारीफ करता है तो मुझे ये मुझे सीख मिलती है कि मुझे अपने आप को बेटर करने की जरूरत है। और जो है ये सब लोग जो है उसी स्टेज से गुजरे हैं जिनसे इस वक्त हम गुजर रहे हैं, तो इनको पता है कि एक यंगस्टर के माइंड पे क्या होता है। लेकिन मैं इन तमाम कमेंट्स को जो है पॉजिटिवली लेता हूं और मैं ट्राई अप करूंगा कि मैं अपना बेस्ट प्रोड्यूस करूं। तो एक जो आज जीशान बता रहे थे कि एक कोई कोचिंग स्कूल है जी जहाँ पर क्रिकेट में कोच किया जाता है इंग्लैंड के इलाके में। जी तो वो बाबर आजम की वो दिखाते हैं उनको वीडियोस है, तो वहाँ को बाबर आजम की वीडियोस और बाबर आजम के शॉट्स को दिखा के उनको स्टाइल है उसको कोच कर रहे हैं। स्पेशली जो ड्राइव करते हैं वो कवर ड्राइव्स, उनका अपना तरीका कार है एंड इट इज अमेजिंग एंड बड़े फख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि वो बाबर आजम जैसे शख्स को उन्होंने पिक किया है। और मैं उनको कहती हूँ कि अगर वो वाकई अपने बच्चों को बड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं और डेयरिंग भी अगर बनाना चाहते हैं तो जरा मियां दाद की भी जरा थोड़ी सी कोई इनिंग्स दिखाएं, क्योंकि मियां दाद भी जैसे ऐसे आगे बढ़ के और शॉट्स लगाता था दैट वन, एंड आल्सो इवन ज़हीर अब्बास, ये टेक्निक की बात ज़हीर अब्बास के यहाँ पर ऑफ कोर्स ज़हीर अब्बास वाज अमेजिंग, जावेद मियांदाद वाज अमेजिंग। तो इनकी भी कुछ वीडियोस उनको दिखानी चाहिए। दुनिया भर के इतने अभी तक बैट्समैन आ चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए और अभी भी खेल रहे हैं पूरी दुनिया में, मगर उस तमाम में अगर बाबर आजम को पिक किया गया है उनकी टेक्निक्स के लिए, तो दैट इज एन अमेजिंग एंड वेरी बिग ऑनर। बिल्कुल जी। तो ये थी हमारी खबरें जनाब आज की।